यहाँ से किसका रिमूवल हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड जब रिमूव होता है तो यहाँ पे तुम्हारा डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है, जो एंजाइम यूज होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकार्बोक्सिलेज। ठीक है, दोनों चिपकाओ यहीं पे, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ तब के केस में यहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन। अगर फैट तोड़ेंगे तो फैट तुम्हारा ग्लिसरॉल में चेंज होगा पहले, ठीक है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में चेंज होगा, और फिर ये जो प्रोसेस है ये तुम्हारा आगे कंटिन्यू आ जाएगा कहां, एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्लियर। नेक्स्ट, प्रोटीन अगर तोड़ोगे तो प्रोटीन पहले अमीनो एसिड में टूटता है। प्रोटीन जो है ये तुम्हारा पॉलीमर होता है अमीनो एसिड्स का। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का तुम्हारा फॉर्मूला सिंपल ये कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ है और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम है, दोनों का रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, इसी को चिपकाओ, कॉपी में लिखो इसको, वॉल्यूम। ठीक है भाई, चलो तो कंटिन्यू किया जाए कल वाले टॉपिक को। कंटिन्यू क्या करेंगे, आज खत्म करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो ध्यान देना। अच्छा एक चीज और, केमिस्ट्री वालों के साथ थोड़ा सा धोखा हो गया भाई। तो हुआ क्या है, आज जितने लोग लाइव आए हुए थे उन लोग का क्लास ठीक ठाक हो चुका है, और लाइव वालों का जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बचे हुए जो लोग थे, जिन लोगों का जो लोग रिकॉर्डेड देखने वाले हो, क्लियर, उन लोगों का वीडियो जो है वो आज रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो मेरे को एक क्लास केमिस्ट्री का और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा उन लोगों के लिए जिन लोगों का रिकॉर्डेड छूटा है। क्लियर। तो लाइव वाले जो थे वो केमिस्ट्री, उन लोग का तो क्लास खत्म हो चुका, उन लोग का चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। बचे हुए हो वो लोग जिन लोग को रिकॉर्डेड देखना रहता है। क्लियर। तो रिकॉर्डेड वालों के लिए टेंशन ना लो, कल एक क्लास में मैं उसको रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसको भाई, क्लास लेना पड़ेगा, पूरा 1 घंटे का क्लास लेना ही पड़ेगा। ठीक, तो एक क्लास चलो खा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोग फिर केमिस्ट्री को कल वाले क्लास में ऐड करेंगे। तो रिकॉर्डेड वालों के लिए कल वीडियो अवेलेबल होगा। ठीक, आज पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि क्लास हो चुका। जो लोग लाइव आए हुए थे उन लोगों का केमिस्ट्री कंप्लीट, जो लोग रिकॉर्डेड वाले हैं उन लोग का कल कंप्लीट होगा 1 दिन के बाद। ठीक, चलो, और बायो तो आज खत्म ही कर देंगे, बचा ही ज्यादा कुछ है नहीं वैसे। चलो भाई ठीक है, तो कल वाले क्लास में हम लोगों का एरोबिक रेस्पिरेशन जो था ये कंप्लीट हो चुका है। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन और छोटे छोटे दो तीन टॉपिक्स है। क्लियर, उसके बाद फिर ये चैप्टर हो जाएगा पूरा कंप्लीट। हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 टॉपिक आखिरी के तो हम लोग सिर्फ डायग्राम से ही कंप्लीट कर लेंगे, उसके लिए अलग से हम लोग को बोर्ड का यूज करना ही नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि वो छोटे छोटे ही हैं और कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा हैवी लेवल के नहीं, बहुत बेसिक लेवल के वहां पे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए चलो हेडिंग लगाओ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन यही छूटा हुआ था हम लोगों का। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोगों ने बेसिक इसका जो था वो हम लोगों ने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखे थे ना वहां पे कि ग्लूकोज जो है इसका हम लोगों के पास 2 टाइप से ऑप्शन आता है। जब वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा तब के केस में वो एसिटाइल कोएंजाइम बनाने के लिए आगे कंटिन्यूटी में चला जाएगा, और अगर नहीं, हाँ, तो पायरुवेट जो रहेगा ये तुम्हारे एनएरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाएगा। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे तुम्हारे 2 टाइप से आते हैं। 10th में जो पढ़े हुए थे सेम वही है, कोई नया एलिमेंट यहाँ पे तुमको देखना है नहीं। क्लियर, तो 2 टाइप से यहाँ पे तुम्हारा आने वाले रहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, एक तो हो जाएगा तुम्हारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें से तुम्हारा अल्कोहल बनने वाला होगा। याद करो 10th का थोड़ा सा सिलेबस, जो हम लोगों ने इस टाइप का डायग्राम देखा था। ऊपर में ऑक्सीजन प्रेजेंट था और 2 केसेस में ऑक्सीजन, एक में मैंने तुमको जो मेरे यहाँ पे क्लास किए हुए थे मैंने बताया हुआ था कि जो मसल सेल्स में होता है वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन कम अमाउंट पे प्रेजेंट होता है, इतना सफिशिएंट ऑक्सीजन होता ही नहीं है। तो भाई ऑक्सीजन अगर सफिशिएंट अमाउंट पे हो तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, अदरवाइज कम अमाउंट पे हो या फिर तुम्हारा ना हो तब के केस में तुम्हारा वो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है वहां पे, और उन्हीं दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बस ऑक्सीजन के प्रेजेंस वाले जो हम लोग का पार्ट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब ये जो 2 बचे हुए हैं ये हम लोग निपटाएंगे यहीं एक ही जगह पे। एक काम करते हैं, एक ही फ्लो डायग्राम बनाते हैं, उसी में इसको कंप्लीट करो। कहां उसको फैला फैला के लिखोगे भाई, एक ही में निपटाओ। ठीक, चलो, तो सबसे पहले मैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसको तो कोने में चिपका, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम लोग को स्टार्टिंग से सारे, जैसे हम लोगों ने एक बार पूरा स्टार्टिंग से लेकर के आए हुए थे वैसे ही निपटाओ। सबसे पहले में आएगा क्या, ग्लूकोज। एक काम करना, मेरे साथ साथ ना बनाना, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्लो डायग्राम मेरे खुद को आइडिया नहीं है मैं क्या कहां पे कैसे कैसे लिखने वाला हूं। ठीक है, तो ये एक बार फ्लो डायग्राम मेरे को बना लेने दो, आखिरी में चिपका लेना। ठीक, चलो, तो ग्लूकोज
ग्लूकोज से सबसे पहले ये किसमें कन्वर्ट होगा? पायरुवेट में। ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो गया। पायरुवेट, कितने पायरुवेट बनेंगे यहाँ पे? 2 पायरुवेट बनेंगे। ग्लूकोज से जब ये पायरुवेट बनाता है तो इस केस में तुम्हारे 2 NADH बनने वाले रहेंगे और 2 ATP। कल हम लोगों ने इसको भी देखा था और पहले में तो डिटेल में देखे थे। तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में लिखे थे ना भाई कल, वो जो बैलेंस शीट बनाए हुए थे वहां पे, क्लियर? तो वहां पे हम लोगों ने लिखा था कि ग्लाइकोलिसिस, ये यहां से यहां आने का प्रोसेस क्या हो गया? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में यहां से तुम्हारा बन करके आएगा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, यहां से 2 NADH, ठीक, और यहां से तुम्हारा रिलीज होता है 2 ATP भी, तो 2 ADP, जो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 ATP में। अब अगर ऑक्सीजन के पास पायरुवेट के पास ऑक्सीजन नहीं आया तो ये कौन से प्रोसेस में चला जाएगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसके पास 2 ऑप्शंस कौन कौन से हैं? या तो ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जाएगा, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग बेसिकली फर्मेंटेशन बोलते हैं, क्लियर? तो इसके अब 2 वेट, इसके अब 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है? पहले या तो ये जाएगा भाई तुम्हारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन पे, और दूसरा इसके पास ऑप्शन है, मतलब वो डिपेंड करता है कौन से सेल में हो रहा है, क्लियर? तो पहले मैं यहां पे इसके लिए ऑप्शन में लिखो, इस साइड में ये आएगा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्लियर? और उस साइड में लिखेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्लियर? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड बनेगा उधर हम लोग लैक्टिक एसिड बनाएंगे, इस साइड में अल्कोहल बनाएंगे, क्लियर? क्लियर? अब ध्यान देना, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो रहता है ये बेसिकली 2 स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है? ये 2 स्टेप प्रोसेस होगा, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो रहता है ये तुम्हारा सिंगल स्टेप प्रोसेस होगा। डायरेक्ट बना दे क्या? डायरेक्ट ही तो बनाना है। पायरुवेट से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किस पे? लैक्टिक एसिड में। पायरुवेट से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? लैक्टिक एसिड में। एक सेकेंड, हाँ वो एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं है, फिर क्या है, जो लोग बायो को रिकॉर्डेड में देखने वाले रहेंगे उनका फिर समस्या हो जाएगा, फिर 2 क्लासेस कल फिर से रिपीट करना पड़ जाएगा। मैं थोड़ा सा हल्का होने का सोच रहा हूं, मेरा बर्डन ही बढ़ते जा रहा है। चलो कोई नहीं, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है तो ध्यान देना। लैक्टिक एसिड यहां से फॉर्म हो गया। अब ये 2 स्टेप का प्रोसेस है, यहां से क्या होगा? सबसे पहले में ये बनेगा एसिटाल्डिहाइड, क्लियर? एसिटाल्डिहाइड से फिर ये बनेगा भाई तुम्हारा यहां से क्या बचा? इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। इतना समझ में आ चुका रहेगा। अब ध्यान देना, एक एक स्टेप को पहले एक्सप्लेन करते हैं। जब ये पायरुवेट से एसिटाल्डिहाइड बनता है तो यहां पे जो प्रोसेस हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हुआ है, सीधी सी बात, ठीक है? एक काम करें थोड़ा सा, और ये यहां से किसका रिमूवल हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड को। जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड जब रिमूव होता है तो यहाँ पे तुम्हारा डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है। जो एंजाइम यूज होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिकार्बोक्सिलेज, ठीक है? दोनों चिपकाओ यहीं पे। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ तब के केस में यहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाएगा? डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है? डिकार्बोक्सिलेशन। और जो एंजाइम यूज हो जाएगा इसको क्या बोलेंगे? डिकार्बोक्सिलेज, क्लियर? क्लियर? अब यहां पे एसिटाल्डिहाइड में से ये क्या बन करके आ रहा है? अल्कोहल। यहां पे होता है डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस।
क्लियर। तो यहाँ पे एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज यूज होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और जब भी डिहाइड्रोजिनेशन होता है यहां पे तुम्हारा क्या बनेगा, अल्कोहल बना रहे हैं सबस्ट्रेट, मतलब यहां पे हम लोग NaDH तोड़ेंगे तो यहां पे टूटेगा क्या भाई, दो पायरुवेट है, दो पायरुवेट है तो एक पायरुवेट के लिए एक NaDH तोड़ेंगे, तो दो पायरुवेट के लिए कितना तोड़ेंगे, दो NaDH। तो यहां पे क्या आ जाएगा 2NaDH। ये किसमें टूटेगा, 2NAD प्लस और ये H प्लस। इतना समझ में आ चुका रहेगा। सेम प्रोसेस यहां पे अप्लाई करो। ये लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक एसिड में ये फॉर्म हुआ है, लैक्टिक एसिड में जब ये फॉर्म हुआ है तो यहां पे भी तुम्हारे कितना, ये भी डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा यहाँ पे, क्लियर। यहां से यहां ये कैसे आया हुआ है, डिकार्बोक्सिलेशन नहीं, डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस, मतलब NaDH यहां पे फिर तोड़ेंगे तो यहां पे फिर क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन या डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, लिख लो पूरा ही लिख लो। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज बोलो या लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज बोलो, जो तुम्हारा इच्छा। यहां से जब डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस हुआ है तो यहां पे भी क्या रिलीज होगा, यहां से भी 2NaDH, ये जो है ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा 2NaD प्लस में और साथ ही में 2H प्लस। इतना क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान देना यहां पे, हम लोगों ने जब एरोबिक रेस्पिरेशन देखा हुआ था तो वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन में हुआ क्या था, एरोबिक रेस्पिरेशन में तुम्हारे 38 ATP का एनर्जी बन करके आया था, लेकिन यहां पे ध्यान देना 2 ATP तुम्हारे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में बन गया, यही 2 ATP बन करके आएगा। अब ध्यान दो, आगे के प्रोसेस में कहीं पे भी और तुम्हारा ATP का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, चाहे लैक्टिक एसिड बना लो चाहे तुम एल्कोहल बना लो, तो कहीं पे ATP का फॉर्मेशन नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट समझो, जब एल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन करवाते हैं तो दो स्टेप का प्रोसेस, दो स्टेप के प्रोसेस में एक बार डिकार्बोक्सिलेशन भी हुआ, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। इस वाले प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज नहीं होता, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहां पे रिलीज नहीं होगा। अब ध्यान से समझो, एटीपी तो कहीं पे बना नहीं, बना क्या हुआ है यहां पे, उल्टा तोड़े हम लोगों ने NaDH को, तो यहां पे देख लो 2 NaDH बना हुआ था, यहां से यहां आने में 2 NaDH बना हुआ था। चाहे तुम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन पे जाओ चाहे तुम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पे जाओ, यही 2 NaDH को वापस से यहां पे क्या किया गया, तोड़ा गया। वहां पे NaDH बना था, यहां पे NaDH को तोड़ा गया, तो ये जो 2 NaD प्लस बना हुआ है ये वापस से कहां जाएगा, तुम्हारे इस वाले साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए। मतलब यही जो NaD बना हुआ है ये यहां से NaD2 प्लस बना हुआ है, ये NaD2 प्लस यहां पे आएगा और वापस इसका क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा, मतलब वापस से ये NaDH फॉर्म करवाएगा, चाहे इसमें चाहे इसमें, दोनों में सेम प्रोसेस। क्लियर क्लियर। तो यहां पे चाहे लैक्टिक एसिड चाहे अल्कोहल बनाओ या फिर लैक्टिक एसिड बनाओ, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये जो पूरा प्रोसेस था ये क्या था तुम्हारा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ ये 2 एटीपी का एनर्जी बनेगा, सिर्फ 2 एटीपी का एनर्जी बनेगा और कहीं पे तुम्हारा एटीपी का फॉर्मेशन हुआ नहीं है, बल्कि जो NaDH हम लोगों ने बनाया हुआ था उसी का वापस इन दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर हो गया इतना, क्लियर। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल लिख लेते हैं, फिर ये काम भी तुम्हारा हो जाएगा। ध्यान देना कैसे लिखे, कहां लिखे, थोड़ा सा मैं इसको छोटा बनाता हूं, वेट। ठीक, विजिबल है क्या, हाँ क्लियर विजिबल है। अब पहले इसके लिए थोड़ा डिटेल लिख लो, फिर इसके लिए थोड़ा डिटेल, इसको पहले निपटा लो, फिर देखेंगे स्पेस बचेगा ना, फिर उसके लिए लिखेंगे, उसके लिए थोड़ा ज्यादा लिखना है, 2-4 पॉइंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये कौन से तुम्हारे बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया में मिलेगा, माइक्रोब्स में मिलेगा, तो पहले माइक्रोब्स लिख लो। ये आएगा तुम्हारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, क्योंकि हम लोग प्लांट के बारे में देख रहे हैं इसलिए बैक्टीरिया से डील कर रहे हैं सिर्फ। ठीक, एनिमल्स के बारे में देखते हैं तो इसको हम लोग मसल सेल, हालांकि मसल्स जब हम लोग देखेंगे मसल वाले चैप्टर में फिर इसको एक बार डील करेंगे, क्योंकि मसल्स में भी क्या होता है तुम्हारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एक एग्जांपल में इसका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दूसरा मसल्स लिख सकते हो एनिमल मसल्स मतलब ह्यूमन मसल्स, लेकिन उसके बारे में इस वाले टॉपिक क्योंकि ये प्लांट वाले चैप्टर का है, ठीक, तो उसको हम लोग आगे में देखेंगे। तो माइक्रोब्स में ये यूज हो गया और साथ ही साथ में इसमें प्रोडक्ट क्या बना हुआ है, लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट लैक्टिक
एसिड। ये कितने स्टेप का प्रोसेस है? सिंगल स्टेप प्रोसेस। इसको ना जोड़ना, क्योंकि तुम कोई सा भी रेस्पिरेशन करवाओ ये तुम्हारा कॉमन है, सभी में ये होगा, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। ग्लूकोज से पायरुवेट का कन्वर्जन सभी में होगा, मतलब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस रेस्पिरेशन का कॉमन है, कॉमन। ठीक है, किसी भी टाइप रेस्पिरेशन में तुमको ये प्रोसेस दिखेगा ही दिखेगा। सिंगल स्टेप प्रोसेस हो गया। और क्या लिखे इस पे? इतना ही तो है भाई। हाँ, एक और लिखो, नो CO2 फॉर्मेशन, नो CO2 फॉर्म। क्लियर? इसके बारे में डिटेल लिख लेते हैं, 2-4 पॉइंट्स। सबसे पहले बैक्टीरिया या माइक्रोब्स, किसमें आएगा ये? इसके बारे में तो पढ़े हुए थे, यीस्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 स्टेप प्रोसेस। और यहां पे CO2 फॉर्म होता है, तो CO2 फॉर्म, और एंड प्रोडक्ट इसका क्या आ जाएगा? एंड प्रोडक्ट आ जाएगा इथाइल अल्कोहल। C2H5OH। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया भाई तुम्हारा कंप्लीट एनारोबिक रेस्पिरेशन। बस इतना ही देखना है, जल्दी निपटाओ इसको, अब बनाओ पूरा, इसको जल्दी लिखो जल्दी। हाँ, एक पॉइंट और चिपका लेना यहां पे, क्योंकि ये ईस्ट में हो रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है, तो अल्कोहल का कंसंट्रेशन जो है ये तुम्हारे 13% से ज्यादा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 13% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 13% से अगर ज्यादा कंसंट्रेशन हुआ अल्कोहल का, मतलब फॉर्मेशन के टाइम पे अगर अल्कोहल कंसंट्रेशन 30% से एक्सीड कर जाएगा, तब के केस में वो ईस्ट के लिए टॉक्सिक बन जाता है, मतलब जहरीला, मतलब ईस्ट बचेगा ही नहीं और उसमें। ठीक है, तो इसमें लिख लेना एक नोट करके, concentration of alcohol should not be exceed 13%. should not be exceed 13%। 13% से अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। कौन से केस में? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, भाई उसमें थोड़ी अल्कोहल बना रहे हो। क्लियर? तो 13% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। जल्दी जल्दी इसको बनाओ फटाफट। फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद एम्फीबोलिक पाथवे। डन, गुड, वेरी गुड। चलो भाई नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे यहां से एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। देखो, एम्फीबोलिक पाथवे के सेकंड वाले पैराग्राफ में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं किसमें? एनाबोलिक प्रोसेस, सॉरी कैटाबोलिक प्रोसेस में, क्योंकि भाई यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है। क्लियर? ग्लूकोज हम लोगों ने ब्रेकडाउन करना चालू किया, तो एक कैटाबोलिक प्रोसेस बेसिकली होना चाहिए। लेकिन 10th के सिलेबस के हिसाब से देखोगे तब तक के लिए तो तुम्हारा ये कैटाबोलिक प्रोसेस ही है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। लेकिन इंटरमीडिएट जो तुम्हारे इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट बन करके आए हुए थे, वहां से भी हम लोग दूसरे चीजों को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो एम्फीबोलिक प्रोसेस किसको बोलेंगे? जिसमें कैटाबोलिक प्रोसेस और एनाबोलिक प्रोसेस दोनों हो रहा हो। तो इसमें लिखो कैटाबोलिक प्लस एनाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन। और एनाबोलिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा? ये सिंथेसाइज। क्लियर? सिंथेसाइज का प्रोसेस हो जाएगा। ध्यान देना यहां पे, हम लोगों ने पूरा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस देखा, सॉरी ग्लाइकोलिसिस नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में तुम्हारे जो इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस बन करके आए हुए थे, मतलब बीच बीच में जो तुम्हारे और भी प्रोडक्ट बने हुए थे, उन्हीं प्रोडक्ट्स में से भी और नए नए प्रोडक्ट हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कैटाबोलिक प्रोसेस का नाम से देखा हुआ था। हर जगह पे हम लोगों ने चीजों को ब्रेक डाउन नहीं किया, नया चीज तो हम लोगों ने फॉर्म किया नहीं था। क्लियर? भाई ब्रेकडाउन के प्रोडक्ट में जो आएगा वो तुम्हारा नया होने, कॉम्बिनेशन थोड़ी हुआ है कहीं पे,
कहीं नहीं। क्लियर। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो तुम्हारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स थे उसमें से तुम्हारे बुक में बेसिकली मे बी तीन तीन के दिए हुए हैं, तो तीन एग्जांपल से हम लोग चिपकाएंगे। तो मैं यहाँ पे फ्लो डायग्राम बना रहा हूं, एज इट इज चिपका ले, देखो ध्यान से। सबसे पहले में आ जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बनाए हुए थे? पायरुवेट, पायरुविक एसिड मतलब पायरुवेट। पायरुवेट, पायरुवेट से क्या बनाए हुए थे? एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये तुम्हारा चला गया था कहां पे? क्रेब साइकिल में। और क्रेब साइकिल जो बनाए थे यहाँ पे क्या क्या आए थे? एक काम करते हैं, वेट। ऐसे लिखो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यहां पे ये ओ ए, सारे नहीं लिखेंगे, बस जितने हमारे काम थे उतने ही लिखेंगे। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एक जो नीचे में लिखे थे यहां पे क्या था? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। और एक इसके बाद जो बना हुआ था सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्लियर। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड नहीं लिखोगे तो भी चलिए, इसका हम लोग प्रोडक्ट नहीं बनाने वाले। हमारे काम के हैं अभी यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, और यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? हाँ दिख रहा है, स्क्रीन तो ठीक ही ठाक दिख रहा है। अब ध्यान दो, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, अगर ये तुमको आगे के प्रोसेस में भेजोगे तो ठीक, नहीं भेजोगे तो यहां से तुम्हारा प्रोडक्ट बनकर के आता है, प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनकर के आएगा, सिंथेसाइज करता है, नए नए और प्रोडक्ट ये सिंथेसाइज कर सकता है। क्लियर। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये तुम्हारे और नए नए प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक है। वैसे ही अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो है ये तुम्हारा नया प्रोडक्ट बना सकता है। वैसे ही सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है ये भी तुम्हारा नया प्रोडक्ट बना सकता है। जैसे अगर बात करोगे यहां पे तो ये तुम्हारा फॉर्म करेगा एक तो जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या है थोड़ा सा याद करो, हम लोग तो ये प्लांट के केस में देख रहे हैं। और ये जो है तुम्हारा ये फाइटो हार्मोन है, फाइटो हार्मोन। पिछले साल में जो प्लांट हार्मोन होता है उसको फाइटो हार्मोन भी बोला जाता है। क्लियर। क्लियर। तो फाइटो हार्मोन, तो ये क्या है? जिब्रेलिन एक फाइटो हार्मोन है। तो ये जो तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम है ये जिब्रेलिन बनाएगा। क्लियर। जिब्रेलिन फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट यहां पे जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो लिखे हुए हैं ये तुम्हारा फॉर्म कर सकता है प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट ना लिखो, इसको सिंथेसाइज लिखो। इसमें भी सिंथेसाइज लिखो। ये सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन। क्लियर। ये किसको सिंथेसाइज करेगा? प्रोटीन। ये प्रोटीन भी बना सकता है। तो देख लो ये इंटरमीडिएट जो तुम्हारे ये बीच बीच के जो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी कंपाउंड बनकर के आए हुए हैं ये भी और नए टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं। बोलने का मतलब यहाँ पे ये कौन सा प्रोसेस कर रहे होंगे? एनाबॉलिक प्रोसेस। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस हम लोगों ने पूरा देखा, और यहाँ बीच बीच में तुम्हारा क्या हो रहा है? एनाबॉलिक प्रोसेस भी हो रहा है। तो इसी वजह से ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा पाथवे चला हुआ है ये तुम्हारा कैटाबॉलिक प्रोसेस ना होकर किसको क्या बोलते हैं? एम्फीबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। आया समझ में? एम्फीबॉलिक क्यों बोला जाएगा? क्योंकि पूरे में हम लोग, अच्छा इसका नहीं लिखे, लिख लेते हैं। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ये तुम्हारा बनाएगा क्लोरोफिल। क्लियर। या क्लोरोफिल, या फिर ये तुम्हारा बनाएगा, और क्लोरोफिल के साथ में फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिब्रेलिन के बारे में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, फाइटोक्रोम के बारे में भी नेक्स्ट चैप्टर में, प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स में, ठीक है। फाइटोक्रोम ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में ये बनाता है, मतलब क्लोरोफिल और फाइटोक्रोम। उसके बाद फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो है तुम्हारा सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन, और वहीं एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये सिंथेसाइज कर सकता है जिब्रेलिन। क्लियर। तो इन सब के सिंथेसाइज करने की वजह से ये प्रोसेस हो जाएगा एनाबॉलिक प्रोसेस, और इसी को कैटाबॉलिक प्रोसेस में ये सारे हो जाएंगे।
और एनाबॉलिक प्रोसेस जो ये तुम्हारे इंटरमीडिएट सब्सटेंसेज हैं, ये जो भी फॉर्म कर रहे हैं, ये कौन से प्रोसेस से करेंगे? एनाबॉलिक प्रोसेस से। क्लियर? तो इस वजह से जो तुम्हारा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फीबोलिक पाथवे। ठीक है, एम्फीबोलिक पाथवे। कौन सा पाथवे फॉलो करता है बोला जाए तो एम्फीबोलिक पाथवे फॉलो करेगा। क्लियर? ठीक है, चलो इसको जल्दी फटाफट चिपकाओ, जल्दी चिपकाओ, जल्दी बनाओ भाई, इसको जल्दी बनाओ। फिर दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे, उसको यहाँ पे नहीं, उसको हम लोग इमेज से करेंगे, इमेज से उसको क्लियर कर लेंगे तो वहीं पे वो खत्म हो जाएगा। मतलब एक तो आ जाएगा तुम्हारा इसमें से वो जो एक बार तो हम लोग देख भी चुका है, फैट और कार्बोहाइड्रेट और क्या बोलना चाहिए उसको, प्रोटीन। ये तीनों ही क्या होता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। मतलब इन तीनों को तोड़ करके हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। तो तुम्हारे बुक में जो फ्लो डायग्राम दिया है बस मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा और वहां से ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद फिर एक आ जाएगा तुम्हारा रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, आरक्यू। आरक्यू का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, उसके 2-3 एग्जांपल्स, फिर पूरा चैप्टर जो है तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, क्लियर? एक चीज और, जिब्रेलिन के साथ साथ इस पे और एक चीज लिख लो तो फैटी एसिड भी, फैटी एसिड एंड जिब्रेलिन ये बना सकता है। ठीक है, ठीक है, चलो तो फैटी एसिड और जिब्रेलिन बना पाएगा कौन? बनाएगा कौन? एसिटाइल कोएंजाइम ए। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ये बनाएगा प्रोटीन, और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है ये तुम्हारा बनाता है क्लोरोफिल और फाइटोक्रोम्स। ठीक है, क्लोरोफिल और फाइटोक्रोम्स। ये पूरा डिटेल लिखना, तब जाकर के भाई रिपीट होगा, रिवाइज होगा चीजें। ग्लूकोज, ग्लूकोज से पीए, पीए से एसिटाइल कोएंजाइम है, फिर ये पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल। भेजे में रहना भी तो चाहिए तुम्हारे, क्या प्रोसेस हम लोग फॉलो किए हुए थे। ठीक है, अच्छा ओ ए का भी लिखा दो, ओ ए का भी लिखोगे क्या? लिख लो, लिखोगे तो कोई ऐसा हैवी चीज है नहीं। ओ ए के लिए लिख लो एल्केनॉइड, इसीलिए नहीं लिखा रहा था क्योंकि ऑर्गेनिक में हम लोग देखने वाले हैं, ये एल्केनॉइड्स फॉर्म करता है। क्लियर? ओ ए जो है ये एल्केनॉइड्स फॉर्म करता है। लिख लो भाई, एल्केनॉइड्स लिख लो इसमें। क्लियर? एल्केनॉइड्स लिख लो, एल्केनॉइड्स। वैसे तो ये पिरामिडिन भी बनाता है, तो प्यूरिन, पिरामिडिन ये सब हमारे आगे आने वाले चैप्टर के थे, इसीलिए मैंने ओए का यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो नहीं लिखा था। प्यूरिन, पिरामिडिन ये हम लोग देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। एल्केनॉइड जो लिखा हुआ है हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही नया नाम है। तो एल्केनॉइड्स हो गया, पिरामिडिन हो गया, पिरिमिडिन हो गया। पिरिमिडिन हम लोग अभी जो मंडे वाले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मे बी कल से ही स्टार्ट कर दे, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में देखेंगे पिरिमिडिन। क्लियर? डन, गुड, वेरी गुड। तो ये एल्केनॉइड्स, पिरिमिडिन लिखना चाहो तो लिख लो, लिख देता हूं मैं यहीं पे, एल्केनॉइड्स और पिरिमिडिन। क्लियर? पिरिमिडिन, पिरिमिडिन क्या होता है हम लोग देखेंगे बायोमोलिक्यूल में, अभी छोड़ो, सिर्फ नाम लिखो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग लगा लो। बोर्ड में तुम्हें लिखूंगा नहीं, मैं तुमको फ्लो चार्ट में ही बताने वाला हूं। तो नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, हेडिंग लगा लो, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। ये सब हो गया था। ये मैं बोल रहा था, ये दिया हुआ तुम्हारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का फ्लो डायग्राम, बुक से निकाल लो, दिख तो रहा होगा, फिर भी बुक से निकाल लो, देख लो। यही सब हम लोगों ने बनाया हुआ है, इसमें थोड़ा सा कंजस्टेड बनाया, हम लोगों ने फैला दिया था। ग्लूकोज, ग्लूकोज से ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ये सब मारो गोली, ये हम लोगों ने देख लिया। फिर यहां से तुम्हारा ये जो पायरुवेट बना हुआ था, पायरुवेट, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से ये जाएगा लैक्टिक एसिड की तरफ, और एक नीचे लिया हुआ है इथेनॉल। क्लियर? दोनों के जगह पे देख लो, NAD बनाया हुआ है, NADH यहाँ पे थोड़ा, NADH यहाँ पे थोड़ा, दो दो टू चिपका लेना, क्योंकि ये सारे दो दो मॉलिक्यूल्स है। पायरुवेट एक थोड़ी होता है, पायरुवेट 2 होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये सब 2 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बुक में उतना डिटेल नहीं लिखा हुआ है। तो ये है तुम्हारा, इसके अलावा तो कुछ नहीं। देख लो, इथेनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया है,
हम लोगों ने 2 स्टेप्स बनाए थे, इसमें एक सिंगल स्टेप में इसको आगे कंटिन्यू किया हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो डायग्राम मैं बनाऊं उसको तो एनी हाउ बना ही लो, क्योंकि उसमें तुम्हारे एक तो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होते हैं, ऊपर से वो थोड़ा सिंप्लीफाइड होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एनारोबिक रेस्पिरेशन का वही प्रोसेस जो हम लोगों ने अभी टेबल में किया हुआ। ये सब हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ है भाई, इतना डिटेल ना लिखा करो। क्लियर? हमारे काम के पायरुवेट के बाद के एलिमेंट से तो वो हम लोगों ने डिटेल में कवर कर लिया, कंप्लीट। नेक्स्ट जो बोले थे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यहीं पे मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट, चाहे लिखना चाहो तो कॉपी में लिख लेना, नहीं तो यहाँ पे चिपका लेना। देखो ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट्स का तो हम लोगों ने पूरा भी देखा हुआ था। पायरुविक एसिड के बाद एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम के बाद तुम्हारा क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। अगर फैट तोड़ेंगे तो फैट तुम्हारा ग्लिसरॉल में चेंज होगा पहले, ठीक है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में चेंज होगा, और फिर ये जो प्रोसेस है ये तुम्हारा आगे कंटिन्यू आ जाएगा कहां पे, एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोटीन अगर तोड़ोगे तो प्रोटीन पहले एमिनो एसिड में टूटता है। प्रोटीन जो है ये तुम्हारा पॉलीमर होता है एमिनो एसिड्स का। ये तो मैंने 2-3 बार भी डिटेल डील किया हुआ था, डिटेल नहीं बताया हुआ था, बोलने का मतलब। प्रोटीन का मोनोमर क्या होगा, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड टूट गया, एमिनो एसिड टूटने के बाद ये तुम्हारा किसमें कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड, और पायरुविक से फिर आगे वो कंटिन्यू करेगा। तो ध्यान दो यहाँ पे तुम्हारे समझने के लिए कौन सा पॉइंट है, चाहे तुम तीनों में से किसी भी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन करवाओ, कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये क्या है, कॉमन भाई। पायरुविक कॉमन नहीं है, क्योंकि फैट को जब तोड़ोगे तो पायरुवेट में चेंज नहीं होता। फैट जो है ये तुम्हारा सीधा डायरेक्ट कन्वर्ट होगा किस पे, एसिटाइल कोएंजाइम ए पे। प्रोटीन जो है ये पहले पायरुवेट बनाएगा फिर एसिटाइल। तो कोई सा भी प्रोसेस लेकर के चलो, एसिटाइल कोएंजाइम है तुम्हारा कॉमन। क्लियर? तो कॉमन फाइनल प्रोडक्ट, कॉमन एंड प्रोडक्ट क्या हो, फाइनल नहीं, कॉमन एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्लियर? और जो इनिशियल है पहले वाले प्रोसेस में, सबसे पहले प्रोसेस में कौन सा ऐसा प्रोसेस जो तीनों में होने वाला होगा, तो ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन में होगा ही होगा, और एसिटाइल कोएंजाइम ए तीनों ही सबस्ट्रेट्स में फॉर्म होगा ही होगा। क्लियर? तो ये कॉमन है, बस इतना ही बताना था। इसके अलावा इसमें ज्यादा तुमको कुछ देखना है नहीं। समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ चुका रहेगा। बाकी इन सब के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग को सबसे इंस्टेंट एनर्जी, मतलब सबसे जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स जो हो जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा फैटी एसिड या फैट। क्लियर? और जो हम लोग यूज नहीं करते वो तुम्हारा एनर्जी का सोर्स हो जाएगा प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो रहता है हमारा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अगर प्रोटीन को हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं, बोलने का मतलब हमारे बॉडी को तोड़ रहे हैं। क्लियर? हमारे बॉडी को तोड़ रहे हैं। आ गया होगा ये समझ में? ठीक है, तो इसमें बस जो हेडिंग लगाए हुए थे उसमें बस एक पॉइंट लिख लो, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज कॉमन प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी सबस्ट्रेट्स। ठीक है, कॉमन प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी सबस्ट्रेट्स। बस एक लाइन चिपका लो, हो गया इतने में तुम्हारा काम। डन, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, आखिरी टॉपिक रेस्पिरेटरी कोशेंट। लगाओ हेडिंग रेस्पिरेटरी कोशेंट। ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक फॉर्मूला ही दिखाऊंगा बस तुमको, और ज्यादा कुछ है ही नहीं इस पे। रेस्पिरेटरी कोशेंट, तो रेस्पिरेटरी कोशेंट का तुम्हारा फॉर्मूला सिंपल ये कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ है और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम है, दोनों का रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। इसी को चिपकाओ, कॉपी में लिखो इसको, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट, आरक्यू। क्लियर? आरक्यू। अब ध्यान दो, इसका हम लोग वैल्यू कैसे निकाले, बहुत ही इजी है भाई, बहुत ही इजी है। बस तुमको यहाँ पे कुछ डेटा ही लिखवाने हैं, इसी वजह से मैं ये फॉर्मूले लेकर के आया हुआ हूं। बाकी बुक के हिसाब से देखोगे तो 2 लाइन में वो खत्म। देखो ध्यान से, जब हम लोग ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो ध्यान देना, C6H12O6 कितना ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हुआ, 6। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना, 6। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी 6 और ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम कितना, 6। तो 6 डिवाइड बाय 6 कितना आ गया, ये 1। तो आरक्यू फॉर किसका, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इसका आरक्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। क्लियर? क्लियर? अब ध्यान दो यहां पे, ये फैट
ट्राइपामेटिन, पामेटिन, ट्राइपामेटिन ये फैट ही है, ट्राइपामेटिन नाम है उसका, क्लियर। तो ये फैट है, तो फैट में इसका क्या लिया हुआ है, देखो ध्यान से, C51H98O6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना लिया 145, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिबरेट हुआ है 102, क्लियर। तो ये 102 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 145, ये हो जाएगा इसका रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट, लिखा है ना 102 डिवाइड बाय 145, कितना आ गया 0.7, क्लियर। ऐसे ही तुम्हारा और ऑर्गेनिक एसिड जैसे ऑक्सैलिक एसिड, इसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आता है, आरक्यू का वैल्यू 4, मैलिक एसिड को 1.33, और यहां पे बस इतना ही तुम्हारे काम का है। एक पॉइंट लिखवाऊंगा आखिरी में, यहां पे सारे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया, पहले वाले में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया तो इसका 6 डिवाइड बाई 6 1 आ गया। फिर यहां पे लिया हुआ मैलिक एसिड, जितना यहां पे दिया हुआ है उतना एग्जांपल तुमको लिखना है, क्लियर। मैलिक एसिड को तोड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 4 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए और 3 ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट था, 4/3 बोलने का मतलब 1.33, क्लियर। दिख रहा है क्या ये, हाँ ये तो क्लियर विजिबल है, ये सामने से नहीं दिखता है भाई मेरे को, लेकिन ये स्क्रीन में पूरा क्लैरिटी के साथ आता है, ये ब्लर दिख रहा है मेरे को, क्लियर। फिर भी चलो निपटाओ। फिर यहाँ पे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ फैटी एसिड में इसको तोड़ेगा तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 4 रिलीज हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे 11 इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 11, ये लिखा है ना 4 डिवाइड बाई 11, 4 डिवाइड बाई, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.36, इतना समझ में आ चुका रहेगा। एक पॉइंट नीचे में और चिपकाना, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, लिखो RQ फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है ये तुम्हारा, ये CO2 इवॉल्व होना चाहिए और ये क्या हो जाएगा कंज्यूम्ड होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में तुम्हारा ऑक्सीजन कंज्यूम होता ही नहीं है, इस केस में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा CO2 डिवाइड बाई 0, मतलब इसका वैल्यू कितना इंफिनिटिव। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे आरक्यू का वैल्यू कितना आता है इंफिनिटिव, नीचे में 0 आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन तो यूज ही नहीं हुआ है भाई, सीधा सीधा, क्लियर। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए आरक्यू का वैल्यू इंफिनिटिव। बाकी ये सारे एग्जांपल एज इट इज चिपका लो अपने कॉपी में। सबसे पहले मैं ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करो 6/6 आरक्यू 1, फिर ये मैलिक एसिड, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसी वजह से ये फॉर्मूले लेकर के आए हैं। मैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C4H6O5, फिर यहाँ पे पामिटिक एसिड, अभी देखे थे ना पीछे में फैटी एसिड जो देखे थे, तो पामिटिक एसिड जो रहता है इसका फॉर्मूला होता है C16H32 और O2, क्लियर। तो ये सारे फॉर्मूले लिखो, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। बुक में 2 ही दिया हुआ है मे भी, ठीक है। उतारो इसको उतारो भाई, रटने वाला चीज था, मैं इसको चाहता तो लिखा भी था लेकिन मतलब क्या निकलेगा, इसीलिए चिपका लो चुपचाप, जल्दी इतने को लिख लो। बुक में सारा नहीं दिया हुआ है, लिखो, खास करके ये मैलिक एसिड और पामिटिक एसिड इसको तो लिखना ही है, ये दोनों तो लिखो। ग्लूकोज दिया हुआ है बुक में, क्लियर, ग्लूकोज दिया है। जल्दी लिखो भाई, थोड़ा स्पीड में लिखो। डन, गुड, वेरी गुड, नेक्स्ट। और बचा ही क्या, खत्म। इसमें से कुछ बचा क्या, देखो यहां पे ये पामिटिक एसिड है, फैटी एसिड में यहां पे पामिटिक एसिड लिया है, यहां पे ये ट्राइपामिटिक एसिड है। ट्राइपामिटिक एसिड मतलब कि उसका 3 टाइम्स ज्यादा, इसीलिए उसका फॉर्मूला जो है चेंज है, तो ऑक्सीजन का नंबर भी चेंज है। दोनों के दोनों फैटी एसिड है, वहां पे पामिटिक एसिड है, सिर्फ पामिटिक एसिड, और यहाँ पे जो एग्जांपल में ये तुम्हारा ट्राइपामिटिक एसिड है, ठीक है, ट्राइपामिटिक एसिड, पामिटिन एसिड है। तो ये ट्राइपामिटिक एसिड के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा और पामिटिक एसिड के लिए वो फॉर्मूला। इसको ना लिखो, उसी को लिखोगे तो भी लिख लो, तो भाई है तो है, लिख लो, कॉपी में लिख लो, चाहे याद करो चाहे ना करो, कॉपी में रहना चाहिए नोट्स अपना कंप्लीट, ठीक है, ठीक है। छापो जल्दी छापो। डन, गुड। तो इतने में से तुम्हारा रेस्पिरेशन चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अब आज के लिए तुम्हारा होमवर्क है एनसीईआरटी का बुक
पहले नंबर, जैसे सारे चैप्टर्स के लिए मैं बोलता हूं, पहले लाइन से लेकर के आखिरी लाइन तक पूरा रगड़ दो, एक बार पूरा रीडिंग मारो तो तुमको समझ में आ जाएगी कौन कौन से पॉइंट का मतलब क्या था, कहां कहां पे हम लोगों ने क्या क्या यूज किया हुआ। एक बार रीडिंग करोगे तो तुमको याद भी हो जाएगा, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज भी हो जाएगा, याद भी, आज के याद करना है ना, एक दिन गैप मारोगे तो फिर गया वो काम से। ठीक, तो आज ये तुम्हारा चैप्टर हो चुका है पूरा कंप्लीट, इतने ही एलिमेंट्स थे। एक बार बुक देख लेना, कुछ तो छूटा है नहीं, फिर भी अगर एक आध एलिमेंट गलती से छूट गया रहे तो उसको अंडरलाइन करके नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, तो उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। हालांकि कुछ छूटा है नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे तो लाइन बाय लाइन तुमको करवाया गया। ठीक है, लाइन बाय लाइन करवाया गया, तो ऐसा कोई भी छूटा हुआ एलिमेंट मुझे नहीं लगता कि बचा हुआ होगा। फिर भी अगर गलती से कोई छूट गया रहे तो उसको अंडरलाइन करके नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। इसके बाद अब हम लोग मे भी कल ही स्टार्ट कर दें, और कल नहीं भी कर पाते तो मंडे की क्लास से करेंगे। और अब हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा बायो में, वो हो जाएगा तुम्हारा बायोमोलिक्यूल। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स पहले निपटाएंगे, इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे इसके तुम्हारे तीसरे वाले चैप्टर पे, मतलब प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स पे। वो इसी के साथ निपटाना था, क्योंकि ये तुम्हारे प्लांट फिजियोलॉजी के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम लोगों का वो छूटा हुआ है, पहले उसको निपटा लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि उसमें तुमको बहुत ज्यादा नए नए एलिमेंट्स, बहुत ज्यादा नए नए टर्म्स जानने हैं। और वो अगर एक बार यहाँ पे देख लोगे तो आगे आने वाले टॉपिक्स में, आगे आने वाले चैप्टर्स में वो तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला होगा। क्लियर, उसके बाद फिर हम लोग चालू करेंगे तुम्हारा प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन, वो जल्दी हो जाएगा। अब क्या आने वाले जो चैप्टर्स वो बहुत जल्दी निपटेंगे, क्योंकि वो चैप्टर्स जो है मोस्टली एलिमेंट्स तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट पढ़ा हुआ है। ठीक है, नए एलिमेंट्स मिलेंगे, वो तो मिलेगा, इसी वजह से 11th है ये, नहीं तो फिर 10th ही नहीं पढ़ लेते क्या। क्लियर, तो नए एलिमेंट्स मिलेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज तुमको और बहुत ज्यादा नया चीज देखने के लिए नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 10th में डिटेल में, जो लोग मेरे पास पढ़े हुए थे उन लोगों को तो मैंने डिटेल में करवाया था, और मैंने उस टाइम पे बोला भी था कि इसके 100% एलिमेंट्स तुम्हारे कवर होंगे कहां पे, क्लास 11th में, और अप्रोक्सीमेट मान करके चलो तुम्हारा 60% तुम लोगों ने कवर करके आया हुआ है। बचे हुए 40% जो है वो आगे आने वाले चैप्टर्स में लोग देखेंगे एक एक करके। क्लियर, ठीक है, चलो, तो इसके बाद ये चैप्टर हो गया तुम्हारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास कल भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा टाइम पे। ठीक है, टाइम अगर हो जाता है तो मैं कल ही तुम्हारा स्टार्ट कर दूंगा बायोमोलिक्यूल्स, अदरवाइज मंडे को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, और केमिस्ट्री वाला जो छूटा हुआ था वो मैं कल 3 बजे वाली क्लास में उसको कंटिन्यू करके कल केमिस्ट्री कंप्लीट करवा देंगे रिकॉर्डेड वालों के लिए। भाई ऑनलाइन वालों के जो लोग लाइव थे उन लोग का हो चुका है चैप्टर। ठीक, और जो लोग रिकॉर्डेड थे उन लोगों का बस बचा हुआ है, वो तुमको कल मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, ठीक है, चलो, तो इतने में से तुम्हारा केमिस्ट्री भी कंप्लीट, बायो भी कंप्लीट, नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए हाँ एक चीज और, जितना पढ़े हुए थे 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, सारे पेजेस पलटाओ कॉपी में, कुछ भी नया दिख रहा हो या जो चीज दिमाग से उतर गया रहे तुरंत उसको चैट पे पूछ लो, क्योंकि आज टाइम है। ठीक है, आज टाइम है, तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज सेशन एंड करेंगे। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट का, जल्दी। 46 हो रहा है, 47 हो गया, 48 तक मैं वेट कर रहा हूं, बस 48 मिनट्स तक।